हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और बेहतरीन चैप्टर के वन शॉट रिवीजन में। आज हम बात करने वाले समायोता यानी कि आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर के बढ़िया से बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो बढ़िया से अच्छे से आपको ये लेक्चर देखना है, अच्छे सारी की सारी चीजों को एक ही बार में कंप्लीट करना है। तो बात करें इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ी, आइए उनका एक बार बढ़िया समझ लेते हैं। इस चैप्टर की हमने शुरुआत करी बेसिक डेफिनेशन की, समायोता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, संरचनात्मक समायोता, उसके अंदर अलग अलग अपने भाग देखे। फिर उसके बाद देखा हमने त्रिविम समायोता, उसके अंदर अलग अलग भाग देखे। फिर उसके अंदर देखा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले देखा असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, उसको समझा। उसके बाद उसके अंदर हर एक छोटे छोटे पोर्शन को अपन ने समझा, बढ़िया से क्लियर किया। त्रिविम समायोता में ज्यामिति समायोता, कौन किन यौगिकों में ज्यामिति समायोता पाई जाती है, ज्यामिति समावयवों का नामकरण कैसे किया जाता है, ज्यामिति समावयवों की गणना कैसे की जाती है, ये देखिए। फिर से हम ऐसे ही हमने क्या किया, प्रकाशिक समायोता देखी, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होता है, प्रकाशिक समायोता की शर्तें क्या होती है, RS विन्यास क्या होता है, कैपिटल D कैपिटल L विन्यास क्या होता है, मीजो यौगिक, रेशमिक मिश्रण, एनेंशोमर, सब तरह की सारी चीजें अपन ने इसमें कवर करी। फिर प्रकाशिक समायोता दर्शाना, मतलब प्रकाशिक समायों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उनके अंदर तरह तरह के जो भी केस थे वो अपन ने देखे। फिर उसके बाद संरूपण वाला पोर्शन भी कवर किया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को देखा। आइए यहाँ पर बढ़िया से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डेफिनेशन से कि समायोता क्या होती है। समायोता किसे कहा जाता है, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। गुणधर्म हो सकता है भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म, ठीक। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके भौतिक या रासायनिक गुणधर्म या दोनों भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना समायोता कहलाती है। समायोता कितने प्रकार की होती है, बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक और दूसरी होती है त्रिविम। संरचनात्मक के अंदर हमने अलग अलग भाग देखे, जैसे कि श्रृंखला समायोता, चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा स्थिति समायोता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, अगला वलय श्रृंखला समायोता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद देखा क्रियात्मक समायोता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर मध्यावयोता, मेटामेरिज्म, चलावयोता, टोटोमेरिज्म। चलावयोता वाले पोर्शन को हम जीओसी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको जीओसी में देखेंगे। और फिर त्रिविम समायोता, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अभिविन्यासी, दूसरा होता है संरूपण। संरूपण याद है ना, एल्केन के बनते हैं। फिर अभिविन्यासी के अंदर दो पार्ट, ज्यामिति और प्रकाशिक। तो ये दोनों के दोनों पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सच्चे से। इस चैप्टर में इससे क्वेश्चन आ जाए संरचनात्मक से तो बहुत आसान है, इससे आ जाए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। जिसने पढ़ रखा है, जिसको नॉलेज है, उसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोले तो असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि। हाँ जी, अगर मैं बात करूं असंतृप्तता की कोटि, जिसको हम DOU या सिर्फ DU से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, किस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलग नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या द्विबंध तुल्यांक या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन की कमी को बताने वाला। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन भी यही है कि DU क्या बताता है कि आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 अणु रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वही उसका DU कहलाता है। तो यहां पर देखो, यह एक यौगिक में H2 अणु की कमी को दर्शाता है जो संबंधित संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में। यहां पर देखो ध्यान से, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्ट में बताता हूं कि कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, उसमें कितने ही पाइबंद दे रखे हो, किस किस के भी बीच में दे रखे हो, उन सब पाइबंदों को हम नॉर्मल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जितने H2 अणु लगेंगे वो, या अगर वलय दे रखी है उसको खोल करके सिंगल चेन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जितने H2 अणु लगेंगे वो, उन दोनों को जोड़ करके हम DU कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए यहां पर इन सारी बातों को देखेंगे, बढ़िया सच्ची से विस्तार पूर्वक समझेंगे। डन, आगे बढ़ जाए। हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करें DU कैलकुलेशन, सबसे पहले यहां पर बात करें DOU की कैलकुलेशन। अगर हमें संरचना दे रखी, स्ट्रक्चर गिवन हो, तो स्ट्रक्चर गिवन है तो DU कैलकुलेट या DOU कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, पाई बंदों की संख्या प्लस वलयों की संख्या।
ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जैसे कि देखो ये कंपाउंड है, इसके अंदर एक पाइबंद है और एक वलय है, डी कितना आ गया 2। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे 2 पाइबंद है, डी कितना आ गया 2, दोनों में डी 2 आ गया। और अगर मान लो एक कंपाउंड और ऐसा होता जिसमें 2 वलय होती, वलय कैसी भी होती कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 वलय है, पाइबंद नहीं बताया मैंने, एक वलय ये हो गई, एक वलय ये हो गई, इसका भी डी कितना आएगा 2 आएगा। तो अब आप ये यहां से एक जानकारी समझ लें, डी 2 आ रहा है, हो सकता है कंपाउंड में 2 पाइबंद हो सकता है कंपाउंड में 2 वलय हो सकता है एक वलय हो एक पाइबंद हो। ठीक, अगला, अब यहां पर जैसे कि देखो कुछ और एग्जांपल, यहां पे देखो 1 2 3 4, 3 तो पाइबंद एक वलय 4 आ गया, यहां पर 1 2 3 4 5 पाइबंद हो गए और 2 वलय आ गई 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 पाइबंद और 2 वलय 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें सूत्र दे दिया जाए तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें फॉर्मूला दे दिया जाए तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन, तो डीओयू कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कार्बन की संख्या +1 प्लस माइनस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर कार्बन की संख्या +1, हाइड्रोजन की संख्या प्लस हेलोजन की संख्या माइनस नाइट्रोजन की संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास उस कंपाउंड का डीयू निकल जाएगा या डीओयू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब नंबर ऑफ हेलोजन, N मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन। डन है। जैसे कि यहां पर देखो ध्यान से, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। C3 अगर मैं इस कंपाउंड का DU या DOU कैलकुलेट करूं, कार्बन कितने इसमें 3, 3 + 1, हाइड्रोजन कितने इसमें 2, ओके, हेलोजन कितने इसमें 2, नाइट्रोजन है क्या नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर 4/2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 में से 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, इस कंपाउंड का DU आ जाएगा 2। ये 4 हो गया, यहां पर 4/2 कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। इस कंपाउंड के लिए DU चेक करें, कार्बन कितने हैं 5, 5 + 1 माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 11, हेलोजन है क्या नहीं, नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10/2 5, 5 और ये 6 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, DU 1 आ जाएगा। यहां पर इस कंपाउंड का DU चेक करो, कार्बन कितने 5, 5 + 1 6, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने 4, हेलोजन कितने 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन 2, नाइट्रोजन 0, तो यहां पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6/2 3, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, DU आ गया 3। क्लियर है मेरी बात। यहां पे देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का DU चेक करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन कितने 6, 6 + 1 कितना हो गया 7 माइनस का, ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोजन कितने 6, ओके, हेलोजन है क्या नहीं है, नाइट्रोजन है क्या नहीं है, तो 6/2 3, 7 में से 3 जाएगा तो 4, DU आ गया 4। हाँ जी, सेम यहां पर अगर हम चेक करें DOU तो यहां पर कार्बन कितने हैं 6, 6 + 1 7, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, ऊपर हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, हाइड्रोजन कितने 3, हेलोजन कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6/2 3 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा। तो क्या इस तरीके से DU कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मुझे सूत्र पता है तो भी कर सकता हूं, अगर मुझे संरचना दे रखी है तो भी कर सकता हूं, यह हमने देखा। फिर उसके बाद आता है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, अब संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, तो फिर हमने इसके अंदर क्या देखा, सर वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं अलग अलग हो। ठीक है, अब संरचना अलग हो जाएगी तो मेरे भाई उनके IUPAC नाम भी अलग हो जाएंगे। तो जो IUPAC नाम होता है ना संरचनात्मक समावयवों का अलग अलग होता है, जैसे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, एक में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, अलग अलग संरचना हो गई। तो यहां पर देखो ध्यान से, संरचनात्मक समावयवता, अब इसके अंदर क्या होते हैं, इनके IUPAC नाम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, अगर हम बात करें यहां पर श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म,
श्रृंखला समायोता, चेन आइसोमेरिज्म। तो श्रृंखला समायोता की हम बात करें तो कैसे देख सकते हैं? श्रृंखला जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग हो, या प्रतिस्थापियों जो पार श्रृंखला है उनकी लंबाई अलग अलग हो, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी श्रृंखला समायोता। डन। तो यहां पर देखो ध्यान से, यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो और क्रियात्मक समूह भी समान हो, परंतु कार्बन श्रृंखला हो सकता है, कार्बन श्रृंखला मुख्य वाली है या पार्श्व श्रृंखला है, उसकी लंबाई भिन्न भिन्न हो, उसकी लंबाई भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला समायोता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे 4 कार्बन सीधे आ गए और यहां पे देखो 4 में से 3 कार्बन सीधे आ गए, तो यहां पे 4 कार्बन की चेन बन रही है, यहां 3 कार्बन की चेन बन रही है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर हो जाएंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 कार्बन OH लगा हुआ है, और यहां पर देखो ध्यान से, OH तो वही है लेकिन कार्बन 3 रह गए। भाई OH तो अब भी कॉर्नर पे ही लग रहा है, OH की पोजीशन नहीं बदली है, लेकिन ये कार्बन चेन पहले 4 की थी, अब 3 की रह गई, तो ये चेन आइसोमर हो जाएगा। एक और केस में आपको बताऊं, जैसे कि सपोज करो यहां पर लगा हुआ है एथिल समूह और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? एथिल हटा करके 2 मेथिल कर दी उसकी जगह। तो हुआ क्या? पार्श्व श्रृंखला पहले 2 कार्बन की थी, अब 1 कार्बन की हो गई, तो ये दोनों भी क्या कंसिडर करेंगे? इनको चेन आइसोमर हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब स्थिति समायोता, पोजिशनल आइसोमर या पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो जिसमें क्या होती है? पोजीशन डिफरेंट होती है। हो सकता है पोजीशन क्रियात्मक समूह के अलग अलग हो सकता है पोजीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलग अलग हो सकता है पोजीशन प्रतिस्थापियों की अलग अलग हो। ठीक है, तो किसी की भी समूह की स्थिति बदल जाए, चेन की लंबाई ना बदले, ठीक है, तो वो पोजीशन में कंसिडर किया जाएगा। यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो, जनक कार्बन श्रृंखला समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह, बहुबंध या प्रतिस्थापिक स्थिति भिन्न भिन्न हो। यहां पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे 1 ब्यूटीन, यहां डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ गया 2 ब्यूटीन, पोजीशन बदल गई डबल बॉन्ड की। हाँ जी, यहां OH 1 नंबर पे लगा हुआ है, यहां OH 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। देखो मैंने आपको कहा है ना कि संरचनात्मक समावयवियों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें पोजीशन बदल जाती है या कुछ और हो जाता है। ठीक है, डन। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या? पोजिशनल आइसोमर, स्थिति समावयवी। क्लियर है मेरी बात? अब आगे फिर इसके बाद हमने देखा वलय श्रृंखला समायोता। वलय श्रृंखला समायोता क्या होता है कि भाई 2 यौगिक है, दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन एक वलय है और एक खुली श्रृंखला है। ठीक है, एक तो वलय बन रही हो और एक खुली श्रृंखला बन रही हो, तो उसको हम किस में डालते हैं? वलय श्रृंखला समायोता में डालते हैं। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का तरीका मतलब खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है, ये तो एल्कीन भी है और ये साइक्लो एल्केन भी है, तो ये 3 कार्बन की प्रोपेन बन गई और ये 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो एक ओपन चेन है और एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेम इसी तरीके से अगर मैं मान लूं यहां पे 3 कार्बन है, ये साइक्लोप्रोपीन हो गया और प्रोपाइन में बना दो, तो ध्यान से देखो इसमें 1 2 3 कार्बन तो ये हाइड्रोजन 2 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है, C3H4, उसमें भी देखो 1 2 3 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो एक रिंग है और एक ओपन चेन है, तो इसको बोलेंगे अपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे देखते पहचान जाओगे। अगला क्रियात्मक समायोता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्रियात्मक समूह बदल जाए। अब क्रियात्मक समूह ही बदल गया तो आप संरचना, आप स्थिति समायोता और पोजिशनल आइसोमेरिज्म मतलब स्थिति और श्रृंखला समायोता ये ना देखें। ठीक है, क्योंकि अगर क्रियात्मक समूह ही बदल जाए तो फिर बाकियों को, ऊपर की दोनों को देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समान अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह। ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, कौन कौन से? एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं और इन दोनों का अणुसूत्र ऐसा होता है जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन।
अगर ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो हो सकता है वो एक एल्कोहल है और एक ईथर है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर 2 कार्बन का एल्कोहल बना दिया, 2 कार्बन का ईथर बना दिया। अणुसूत्र चेक करोगे तो इसमें 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, और 1 ऑक्सीजन है। सेम इसमें देखो 2 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। डन है, डन है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सामान्य सूत्र। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, ये 3 कार्बन का कीटोन समूह बन गया, हाँ या ना, ये CO आ गया, अगल बगल कार्बन हो गया। तो इसके अंदर भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी देखो 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हाँ या ना। अगला देखो, एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, ये भी एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये इनका सामान्य अणुसूत्र होता है। देखा है हमने, क्लियर है, ओके। तो अब यहां पे भी देखो ध्यान से, यहां पे देखो मैंने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया, COH, ठीक है। यहां पर HCO, देखो COO, ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया, एल्किल समूह जोड़ दिया, तो ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एक में CN रहेगा, एक में NC हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 2 3, ये 3 कार्बन चेन तो ठीक है, यहां पे CN है, वहां NC कर दिया, बस इतना सा फर्क है। साइनाइड को आइसोसाइनाइड में बदल दिया, तो दिख गया ये क्रियात्मक समावयवता। नाइट्रो और नाइट्राइट, नाइट्रो में तो N जुड़ता है, NO2, और नाइट्राइट में ONO आता है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समावयवी। यहां NO2 जुड़ गया और यहां पर ONO जुड़ गया, बाकी सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये कहलाएंगे क्रियात्मक समावयवी। सेम इसी तरीके से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, क्या बोलूं मैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, ये भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और ऐसे ही एमाइड, 1 एमाइड, 2 एमाइड, 3 एमाइड, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। डन, ओके। अब उसके बाद आता है मध्यावयवता। मध्यावयवता बोले तो मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के अंदर हमने क्या सीखा, मेटामेरिज्म के अंदर हमने क्या सीखा कि सर मेटामेरिज्म, पहली बात तो वे कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं जिसमें बहुसंयोजी या द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित हो बीच में, ठीक है। और अगल बगल एल्किल समूह बदल दो, अलग अलग रूप उसके बनते जाएंगे। तो समान अणुसूत्र, समान बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, परंतु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हो, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह एक से अधिक संयोजकता वाले। तो अगर हम बात करें जैसे कि ईथर है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहां पर हमने बता रखा है ईथर हो गया, अगल बगल सल्फर के अगल बगल समूह हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइड हो गया, इस तरीके से। तो यहां पे जैसे कि देखो ध्यान से, CH3 CH2O CH2 CH3, ऑक्सीजन के अगल बगल एथिल जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, इसमें से CH2 उठा के इधर भेज दिया, एक CH3 CH2 CH2, फिर O, फिर CH3। इन दोनों में क्या फर्क है सर, इसमें दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इसमें एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 कार्बन। फर्क क्या है, दोनों मेटामर है, मेटामर एक दूसरे के मेटामर है, ठीक है, ओके, क्लियर है। सेम ऐसा ही काम आप ये 2 डिग्री एमीन में कर सकते हो, सल्फाइड में कर सकते हो, 3 डिग्री एमीन में कर सकते हो, कीटोन में कर सकते हो, एस्टर में कर सकते हो, एनहाइड्राइड में कर सकते हो, इसमें कर सकते हो या इसमें कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डन। अब ये वाली बातें तो अपन ने देख ली कि भाई साहब किस तरीके से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि संरचनात्मक समावयवता कैसे देखी जाती है। और मैंने आपको इसके अलावा और भी बाकी चीजें बताई है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया ना कि एल्किल समूह, इसके अलावा हमने देखा है ना कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं,
जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, तो एल्किल समूह भी अगर हम देखें, एल्किल समूह की भी बात करें तो किस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दो, एल्किल समूह बन जाते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना है उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं R, अगर R क्या है मेरा CH3 है, तो इसकी संख्या, इसके कितने समावेशी बनते हैं सर? मेथिल का तो एक ही बनता है, एथिल का C2H5 इसका भी एक ही बनता है, हाँ है ना। अगर C3H7 हो गया, प्रोपिल हो गया, तो प्रोपिल के दो बनते हैं, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अगला C4H9, C4H9 ब्यूटिल, ब्यूटिल के चार समावेशी बनते हैं, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल और आइसोब्यूटिल, चार बनते हैं। तो ये आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा, डन। अब इसके बाद आता है हमारा अगला त्रिविम समावयवता। फिर इसके बाद हमने देखा त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है? तो यहां पर हमने देखा कि सर अणु सूत्र समान रहेंगे, संरचना सूत्र भी समान रहेगा। अगर संरचना सूत्र समान रहेगा तो इनका जो बेसिक IUPAC नेम है वो तो सेम रहेगा, बस विन्यास बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, परंतु त्रिविम में मतलब 3D में परमाणुओं या समूहों का अभिविन्यास भिन्न हो, भिन्न अभिविन्यास हो। दो प्रकार की होती है, एक होती है अभिविन्यासी, दूसरी होती है संरूपण। अगर हम बात करें यहां पर अभिविन्यासी के बारे में, अभिविन्यास के बारे में, तो यहां पर देखो ध्यान से, त्रिविम समावयवता जिनके निम्न गुण होते हैं। त्रिविम समावयवता जो कि कमरे के ताप पर प्रतिबंधित घूर्णन दर्शाता हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिसमें मतलब मुक्त घूर्णन संभव न हो, वो तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ओके, और त्रिविम समावयवी जो ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाए, एक घड़ी को मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं बाईं तरफ किधर भी घुमाए, दूसरा ना घुमाए, या एक दाईं तरफ घुमा रहा है, दूसरा बाईं तरफ घुमाए। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक कि ये एक बात अपन ने देख ली। दूसरी बात, कन्फर्मेशनल संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता की तो कंडीशन ही ये होती है कि जिसमें मुक्त घूर्णन होता है। ठीक, तो यहां पर ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ओके 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 ओके, यहां थोड़ा सा गलत। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जिसमें मुक्त घूर्णन हो, जिसमें मुक्त घूर्णन हो, जिसमें मुक्त घूर्णन हो, मुक्त घूर्णन हो। ठीक है, 1 बाय 1 डिटेल में सबको देखेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में सबको देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं GI। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। तो GI कौन से यौगिक शो करते हैं? कि सर वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, जिसमें जो बंध होता है उस बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन ना हो। अब ऐसा कब हो सकता है? जब कार्बन कार्बन आपस में पाई बंध बना ले, या कार्बन के साथ कोई दूसरा अन्य परमाणु है वो मिलकर के पाई बंध बना ले। अब पाई बंध बन गया तो भाई जब तक सिंगल बॉन्ड था तो एक को रोक करके दूसरे को आप इजीली रोटेट कर पा रहे थे। भाई इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरे परमाणु को मैं इजीली रोटेट कर सकता हूं सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष। लेकिन अगर पाई बंध भी बन गया तो अब इनके बीच में दो बंध बन चुके हैं। अब दो बंध बन चुके हैं तो ये दोनों साथ साथ घूमेंगे, या इनके अंदर फिर मरोड़ी आ जाएगी, मरोड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो घूम नहीं पाएंगे, प्रतिबंधित घूर्णन रहेगा। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे कि एल्कीन हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर अपन बात करें ऑक्सीम हो जाए, ठीक है, या फिर ये नाइट्रोजन का ये वाला कंपाउंड इमीन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीम बन जाए। बिल्कुल, ऑक्सीम में भी ऐसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, ऑक्सीम ऐसा हो जाए तो उनमें प्रतिबंधित घूर्णन देखने को मिल सकता है। डायजो यौगिक हो जाए, एल्कीन हो जाए, ऑक्सीम हो जाए, एजो यौगिक हो जाए, लोन पेयर अगल बगल अलग अलग द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन दर्शाते हैं। हाँ, ये हो गया। या वलय संरचना आ जाए, रिंग स्ट्रक्चर आ जाए।
अब वलय में क्या होगा, अगर मैं इस कार्बन को फिक्स करके इसको घुमाना चाहूं तो फिर यहां से बंध टूट जाएगा, जो कि हमें बंध नहीं तोड़ना, कंपाउंड नहीं ब्रेक करना है, बस केवल फ्री रोटेशन हो जाए। ठीक है, ओके। तो साइक्लोएल्केन वलय में एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ये ज्यामितीय समायोजकता दर्शाते हैं। डन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से यौगिक जीआई दर्शाते हैं। क्या एल्केन दर्शाती है? यस। क्या साइक्लोएल्केन दर्शाते हैं? यस। क्लियर है? सबके अंदर हमने देखा है, सबके अंदर तरह तरह के केस लगा करके अपन ने समझा है। ठीक है, ओके। तो आइए बात करें यहां पर एल्किनो में जीआई। एल्किनो में जीआई, तो पहली बात तो देखो एल्किन में पाइबंद रहेगा, पाइबंद रहेगा, और पाइबंद वाले जो कार्बन हैं प्रत्येक से दो अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन, ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्तें, केवल वे एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है जिसमें प्रत्येक sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हो। जैसे कि यह वाला कार्बन भी sp2 है, तो इससे जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, और ये वाला कार्बन भी sp2 है, तो इससे जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, भले ये आपस में सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर ये हो गया। यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, ए बी अलग अलग, यहां ए बी अलग अलग हो गए, एक्स वाई कोई अलग अलग हो गए, बिल्कुल दर्शा सकता है। लेकिन अगर देखो ध्यान से, इस पर तो दोनों अलग अलग लगे हुए, यहां दोनों वाई लगे हुए, ये ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं करेगा, ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं करेगा। यहां पे दोनों पी हो गए, दोनों क्यू हो गए, ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे ना यार, कि डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले अगर यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाए, यहाँ क्लोरीन आयोडीन हो जाए, नहीं दर्शाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ये ऐसा कंपाउंड हो जाए, ठीक है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यस दर्शाएगा, सिस रूप, तो ट्रांस भी बनता है इसका। ओके, साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समावयवता। अब मेरे भाई साइक्लोएल्केन में क्या होता है? सर्वलय होती है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यहां पर जीआई दर्शाने के लिए एक कंडीशन है कि कम से कम वलय में दो कार्बन परमाणु ऐसे होने चाहिए जिन पर भिन्न समूह जुड़े हों। मतलब जैसे कि एक कार्बन है, कार्बन के दो हाइड्रोजन है, उन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके अलग अलग समूह लगाओ, एक H लगाओ तो एक कोई और लगाओ। ठीक है, साइक्लोएल्केन एकल बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ज्यामिति दर्शाता है, ज्यामितीय समावयवता। केवल वे साइक्लोएल्केन ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं जहां वलय में कम से कम दो भिन्न कार्बन पर ऐसे हो जिनसे दो भिन्न समूह जुड़े हुए हो। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ये इसमें तो यहां भी दो H लगे हुए हैं, यहां भी दो H लगे हुए हैं, और यहां पे भी दो H लगे हुए हैं। ओके, और यहां पे देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने क्या किया, एक कार्बन पर दो अलग अलग समूह लगा दिए, एक Ame लगा दिया, एक H लगा दिया, क्या ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? ना, कम से कम दो अलग अलग कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम दो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह, ये भी जीआई नहीं दर्शाएगा, ये भी जीआई नहीं दर्शाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इस पे भी मेथिल लगा दूं, इस पे भी मेथिल लगा दूं, अब एक एक H रह गया। तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसको जब अपन देखते हैं तो यहां पर तो देखो ध्यान से, ये तीनों कार्बन तो एक तल में है, लेकिन ये एक अंदर रहा होगा, एक बाहर जा रहा होगा, एक अंदर जा रहा होगा, या एक बाहर जा रहा होगा, एक अंदर जा रहा होगा, इस तरीके से। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये Ame H, अगर दोनों Ame सेम तरफ है, जैसे कि दोनों Ame ऊपर ऊपर, तो ये सिस कहलाएगा, और दोनों Ame अपोजिट हो गए तो ये ट्रांस कहलाएगा। ऑटोमेटिक H से भी देख सकते हो, ट्रांस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इनके अंदर चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मैंने मान लो ये मेथिल को आगे लगा दिया, H को पीछे लगा दिया, सेम ऐसे यहां पर मैंने मेथिल को आगे लगा दिया, H को पीछे लगा दिया। तो यहां पर क्या है कि दोनों दो कार्बन ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पे भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में जो समान समूह वो आगे की तरफ है और समान समूह पीछे की तरफ है। ये हो गया इसका सिस रूप। ट्रांस करूंगा तो एक को फिक्स करके दूसरे को
पलट दूंगा, ये मेथिल हो गया, ये H हो गया। यहां पर अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर Me को पीछे कर दिया और H को आगे कर दिया, H को आगे कर दिया। ठीक है क्या? तो ये हो गया इसका कौन सा रूप, ट्रांस रूप। डन। तो ये बन जाएगा उसका ट्रांस रूप, ये सिस ये ट्रांस। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब यहां पर ऑक्सीम के अंदर देखें तो ऑक्सीम के अंदर क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन को तो छेड़ नहीं सकते, उस पर तो एक लोन पेयर एक OH, लेकिन कार्बन जो से जुड़ा हुआ है उस पर दोनों समूह भिन्न भिन्न लगे होने चाहिए। ऑक्सीम द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित गुणन दर्शाता है। केवल वही ऑक्सीम GI दर्शाएंगे जिसमें sp2 कार्बन पर दो भिन्न भिन्न समूह हो। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से C डबल बॉन्ड N और OH, इधर तो कुछ कर नहीं सकते, इस पे तो एक लोन पेयर हो गया, एक OH हो गया अलग, लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। H H नहीं होना चाहिए, मेथिल मेथिल नहीं होना चाहिए। एक H हो जाए एक मेथिल हो जाए चल जाएगा। देखो एक H हो जाए एक मेथिल हो जाए चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये अच्छा, ऑक्सीम में OH समूह के हिसाब से नामकरण किया जाता है। हाँ जी, अगर OH, देखो अगर मैं यहां पर मेथिल को देख रहा हूं, अगर मैं मेथिल के सापेक्ष देखूं, मेथिल के सापेक्ष, या मैं देखूं H के सापेक्ष देख लूं, H के सापेक्ष देख लूं कि भाई देखो ध्यान से, यहां पर OH और H सेम साइड में सिन बोल दिया, यहां पर OH और H अलग साइड में तो ट्रांस बोल दिया, एंटी बोल दिया। तो यहां पर सिन और एंटी दो तरह की नेमिंग होती है, सिन और एंटी दो तरह की नेमिंग होती है। ठीक है कि अगर H के सापेक्ष देख रहा हूं सेम साइड पे तो सिन, अपोजिट साइड में तो एंटी बोल दिया। ठीक है, डन। हाँ जी, जब H और OH एक दिशा में हो तो सिन लगा दिया, जब H और OH दोनों विपरीत दिशा में हो तो एंटी लगा दिया। यहां पे देखो ध्यान से बेंजिल्डोक्सिम, अब यहां पे देखो H और OH सेम साइड, H और OH अपोजिट साइड एंटी, और PH और H अलग अलग समूह लगे हुए उस कार्बन पर दर्शा देगा। हाँ, ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। अब देखो ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण कैसे करते हैं। एल्कीनों में तो सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन वैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिस ट्रांस पद्धति, सिस ट्रांस पद्धति, अगर समान समूह द्विबंध के एक और हो तो सिस, समान समूह द्विबंध के एक और है तो ट्रांस, समान समूह समान और सिस, समान समूह अपोजिट और ट्रांस। हाँ या ना? तो यहां पर देखो ध्यान से, ये H समान समूह है विपरीत है, ये मेथिल है ये वो अलग समूह है, कोई मतलब नहीं, मैंने HH को देख लिया, 1 2 3 4 5 कार्बन की पेंटीन है, 2 पेंटीन, लेकिन ट्रांस है, ट्रांस 2 पेंटीन। क्लियर है मेरी बात? यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये तो GI दर्शाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे Cl Cl Br Br। लेकिन अगर इसी की जगह मैं ऐसे कर दूं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, यहां पे CH3 कर दिया, यहां C2H5 कर दिया, वही 5 कार्बन। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों H अपोजिट, ये बन जाएगा ट्रांस 2 पेंटीन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहले सिस था मेरे भाई, अब ट्रांस हो गया, पहले सिस था अब ट्रांस हो गया। क्लियर है? तो यहां पर यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो वाला करता है। अगली बात अब आएगी ज्यामितीय समावयवता से संबंधित कुछ और बातें, कि ज्यामितीय समावयवता इसके अलावा और कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा अपन ज्यामितीय समावयवता इसके अलावा कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं, तो इसके अलावा देखो ध्यान से, साइक्लोएल्कीन में भी पाई जाती है, क्या हमने पढ़ी हुई है साइक्लोएल्कीन के अंदर, और देखो मैंने जब बेस में पढ़ाया तो उसके अंदर और बताया साइक्लोएल्कीन में GI। तो साइक्लोएल्कीन में GI होने के लिए कम से कम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, कम से कम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है। पहली साइक्लोएल्कीन होती है साइक्लोओक्टेन, ट्रांस साइक्लोओक्टेन। ठीक है, हाँ जी, कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, ये इसके अंदर देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि पोलीइन में GI, कि जैसे कि मान लो कई सारे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर देखो सम संख्या, देखो एक डबल बॉन्ड GI क्यों दर्शाता है, क्योंकि वहां पर वो कैसा होता है, असमतली होता है।
असम मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब देखो ध्यान से, यहां पर ये एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 ये भी समतली होता है, समतली मतलब तल एक रहना चाहिए, बस परमाणु ऊपर नीचे हो जाए तो पता चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे। ठीक है, दोनों के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एक ही तल में होने चाहिए। ठीक, ओके। तो पोलीइन में जीआई होने के लिए, पोलीइन में जीआई होने के लिए क्या कंडीशन होती है बताओगे आप? पोलीइन में जीआई होने के लिए क्या कंडीशन होती है? ठीक है, पाई बंध विषम संख्या में होने चाहिए, क्रमागत पाई बंध। ठीक है, क्रमागत पाई बंध विषम संख्या में होने चाहिए। पहली बात तो क्रमागत होने चाहिए, पोलीइन है तो, और विषम संख्या में होने चाहिए, होने चाहिए। ओके, और जो इसमें जो टर्मिनल वाले sp2 कार्बन है, ठीक है, टर्मिनल मतलब सिरे वाले कौन से? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पर भिन्न भिन्न समूह लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न समूह लगे हो, तब काम की बात बन पाएगी। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर क्रमागत डबल बॉन्ड दो हो गए, भले यहां पे H लग रहा है, यहां Cl लग रहा है, यहां H लग रहा है, यहां Cl लग रहा है, क्या ये विषम है? दो है सर, एक और दो, क्रमागत तो है लेकिन ये सम है, सम संख्या में पाईबंद है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये असमतली हो जाएगा। और अगर यहीं पर ये क्रमागत पाईबंद कैसे होते हैं? विषम संख्या में होते हैं। पहली कंडीशन तो मंजूर। और जो कॉर्नर वाले sp2 कार्बन है, इन पर अलग अलग समूह होना चाहिए, जैसे कि यहाँ H तो यहाँ Cl, यहाँ H तो यहाँ Cl, तो ये दोनों अलग हो गए, वो दोनों अलग हो गए। भले ये इसके उसके सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जीआई शो करेगा क्या? यस। यहां से लेकर यहां तक पूरा ये एक सिस्टम है। ठीक है, डन। इस तरीके से अपन इनमें जीआई देखते हैं। अब आता है जीआई की कैलकुलेशन, कि जीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की गणना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन करनी हो तो यहां पर सबसे पहले वही अपन को दो केस बनाने पड़ते हैं। केस नंबर 1, जब अणु कैसा हो? दिखने में सममित हो या असममित हो। पहले असममित वाला केस देख लेते हैं। जब अणु असममित हो, जब अणु कैसा हो? असममित हो। ठीक है, जब अणु असममित है तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम जीआई कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? n क्या है? पाई बंधुओं की संख्या, या मैं बोलूं त्रिविम केंद्रों की संख्या, भाई जिसके सापेक्ष त्रिविम केंद्रों की संख्या। त्रिविम केंद्र बोल दो, या फिर ज्यादा अच्छा होता है त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र। ठीक है, ओके। तो वो यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, बात ऐसी है, घर जैसी है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर आ गया फिर CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे लगा दिया C2H5। तो आप देखेंगे इसमें दो पाई बंधे, और देखो ध्यान से, उधर एथिल है इधर मेथिल है, तो ये असममित है। असममित है तो जितने इसके अंदर पाई बंध है ना, ये क्रमागत तो नहीं है, लगातार तो नहीं है, तो ये पोलीन नहीं है, नॉर्मल है, तो यहां पे दर्शा सकता है। तो n का मान कितना हो गया? 2। इस कार्बन पे भी एक H एक मेथिल, इस कार्बन पे एक H ये अलग समूह, इस कार्बन पे एक H ये अलग समूह, इस कार्बन पे एक H और उधर एथिल लगा हुआ है, तो इनका मान 2 आ गया। तो जीआई कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। और अगर इसके बाद अणु सम्मित हो जाए, केस नंबर 2, जब अणु सम्मित हो, जब अणु सम्मित हो तो इस केस में जीआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब ये p क्या है भैया? जहां p का मान n/2 भी हो सकता है, जब n सम हो,
n सम हो, और p का मान n+1/2 भी हो सकता है n विषम होने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि P कैसा है, मतलब ये N कैसा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हो, बढ़िया से क्लियर कर सकते हो। डन। जैसे कि देखो यहां पर उदाहरण, जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर उदाहरण, अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यहां पर अगर मैं पहला उदाहरण लूं, जैसे कि मैंने विषम असममित अणु ले लिया, सममित अणु ले लिया। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर ये दिखने में सम्मित है, जैसा आधा इधर है वैसा ही आधा उधर है। ठीक है, सम्मित है, अब सम्मित हो गया। ओके, n का मान कितना, ये डबल बॉन्ड भी gi दर्शाएगा, ये डबल बॉन्ड भी gi दर्शाएगा, n का मान 2 हो गया, जो कि एक सम संख्या हो गई। तो यहां से p का मान निकल जाएगा n/2, बोले तो 2/2 मतलब 1। p का मान 1 हो गया, n का मान 2 हो गया। तो gi कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1। तो 2 की पावर 2, 2-1, 2 में से एक 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हो। और इसी के विपरीत एक डबल बॉन्ड और बढ़ा दो। ठीक है, एक डबल बॉन्ड और बढ़ा दो, 1 2 3, फिर इधर मैथिल उधर मैथिल। ठीक है, तो अगल बगल तो सेम है, ये सम्मित हो गया। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट दोबारा देखते हैं, इसको नॉर्मल करके मैं बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ओके, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, हाँ इसमें आपको दिख जाएगा, वरना फिर उसमें बोलोगे दिख नहीं रहा। यहां देखो, तो अब देखो ध्यान से, इधर देखो, जस्ट यहां बीच में से काटो, आधा भाग इधर भी 4 कार्बन उधर भी 4 कार्बन, सेम इधर CH इधर CH, फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये सम्मित है, सम्मित दिखाई दे रहा है, सम्मित है, सम्मित। और यहां पर n का मान कितना दे रहे हैं, n का मान दे रहे हैं यहां पर अपन 3, तो p का मान कितना आ जाएगा 3+1/2, मतलब कि 4/2, बोले तो 2। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड gi शो करता है, तो gi का फॉर्मूला कितना हो गया, n का मान कितना हो गया 3, तो 2 की पावर n-1 3-1 प्लस 2 की पावर p-1 2-1, तो p की पावर 3 में से एक जाएगा 2, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, यहां पे कितना बच जाएगा 2, टोटल आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप GI कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूले मालूम हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फॉर्मूले पे बढ़िया से पकड़ रखे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा पोर्शन आपको समझ में आएगा। डन, ये हो गए आपके GI। अब GI कैलकुलेशन हो गई, अब GI के बाद अगला टॉपिक आता है अपने पास OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब प्रकाशिक समायोजकता क्या होती है भाई, ज्यामिति तो देख लिया, ज्यामिति में तो हमने ये ध्यान रखा कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन होता है, वो यौगिक GI शो करते हैं। और GI के लिए मैंने बेटा बेच में कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ अच्छे अच्छे केस बताए हैं, ये तो रिवीजन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है उन सबको देखना। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो प्रकाशिक समायोजकता, प्रकाशिक समायोजकता मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रकाशिक समायोजकता कौन दर्शाता है, तो भाई साफ साफ है कि प्रकाशिक समायोजकता वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाए, वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। यह घटना प्रकाशिक समायोजकता कहलाती है। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब उससे ही पहले जानना पड़ेगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ऐसा प्रकाश जिसके सभी कण एक ही तल में कंपन करते हो, या तो ऊर्ध्वाधर तल में या क्षैतिज तल में, मतलब कोई भी एक तल ले लो पर्टिकुलर। अब ये दिखने में दिख जाएगा बोर्ड पे, इसलिए अपन जनरली ऊर्ध्वाधर तल ले रहे हैं। और इसका मापन करता है ध्रुवणमापी, ध्रुवणमापी पोलरीमीटर। ध्यान रखना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का मापन कौन सा यंत्र करता है, ध्रुवणमापी पोलरीमीटर। तो यहां पर प्रकाशिक समायोजकता, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा भिन्न हो। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखो ध्यान से प्रकाशिक सक्रियता, ये एक
यहां से एक सामान्य प्रकाश स्रोत है, सामान्य प्रकाश स्रोत से हमने प्रकाश निकाला, वो सब तरफ फैलता है, उसको निकोल प्रिज्म से गुजारा। निकोल प्रिज्म क्या करता है, उसको एक सीधी सरल रेखा में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसको यहां पर जब ध्रुवणमापी से गुजारते हैं तो उस प्रकाश के कंपन एक दिशा में हो जाते हैं, सीधे सीधे सीधे। अब मान लो इसको अगर मैं किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन में से गुजारूं, और अगर वो विलयन कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो इसके तल की दिशा बदल देगा, या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको किससे गुजारूं, विलयन से गुजारूं, तो अगर ये यहां पे मान लो ये ऊर्ध्वाधर दिशा थी, इससे इस दिशा में घूम जाए थीटा एंगल पर, तो यह जो यौगिक है ये कहलाएगा डी और प्लस, और या फिर ऐसा हो जाए ऊर्ध्वाधर रेखा से इस तरफ आ जाए तो ये कहलाएगा थीटा, इसको बोलेंगे एल और माइनस। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हो। अब प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है, और ऐसा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है मेरे भाई। डन। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, प्रकाशिक सक्रियता ये देख लिया। यदि एक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि स्मॉल डी या प्लस। ध्यान रखें स्मॉल डी और स्मॉल एल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल से संबंधित है। ओके, यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेटरी कहा जाता है, जिसको स्मॉल एल या फिर माइनस से भी अपन दर्शाते हैं ऐसे। अब इसके बाद अगला शब्द आता है किरेल कार्बन। अगला शब्द आता है किरेल कार्बन या किरेल एटम। क्या होता है? पहली बात वो sp3 होता है, और उसके सभी बंध जितने भी उससे समूह जुड़े होते हैं सारे समूह अलग अलग होते हैं। पहली बात उसका संकरण sp3 होता है और उससे जुड़े सभी समूह अलग अलग होते हैं, तो वो होता है आपका किरेल कार्बन। तो कार्बन जो कि 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ा हुआ हो, पहली बात तो इसका संकरण sp3 होएगा और जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होंगे। देखो एक COOH है, एक CH3, एक OH, एक, तो इसको स्टार से दर्शाते हैं, यही किरेल कार्बन है या असम्मित कार्बन है। असम्मित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चारों समूह अलग अलग है, ये असम्मित है, इसमें सम्मिति है ही नहीं। तो किरेल कार्बन ऐसे पहचान लिया। अब किरेल अणु कैसे पहचानते हैं? तो किरेल अणु पहचानने के लिए बहुत ही ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, किरेल अणु, पूरा अणु असम्मित हो। किरेल अणु क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार की सम्मिति का तत्व विद्यमान न हो, POS, COS ऐसी कुछ बातें न हो। तो यहां पे देखिए दोस्तों, एक अणु जिसमें केवल एक किरेल कार्बन होता है वह हमेशा किरेल होता है, क्योंकि ये एक किरेल कार्बन वाला असम्मित रहेगा तो पूरा अणु असम्मित रहेगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फिशर सूत्र एक क्लास में पढ़ाया है मैंने आपको। यहाँ पे देखो एक OH है, एक H है, एक COOH, एक CH3, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? किरेल हो गया। एक किरेल कार्बन वाला किरेल अणु कहलाएगा। लेकिन अगर यौगिक में एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो मेरे भाई, कार्बन तो असम्मित मिल जाएंगे एक से ज्यादा, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है पूरा अणु सम्मित असम्मित है या सम्मित है, किरेल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर, जैसे कि हम देखें यहां पर टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल में अगर समान समूह समान COOH दोनों OH इस तरफ दोनों H इस तरफ, तो ये टार्टरिक अम्ल का ऐसा रूप है जिसमें समान समूह की ओर है, तो बीच में से काटोगे तो 2 समान भाग हो जाएंगे, ये अकिरेल हो गया। लेकिन इसमें से अगर H और OH की स्थिति बदल दूं नीचे वाले की, तो अब देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन भी किरेल था, ये वाला कार्बन भी किरेल था, और दूसरी बात इसमें कोई सम्मिति भी नहीं है। ऐसे काटो, इसमें सम्मितता अनुपस्थित है, ये किरेल अणु है, ये अकिरेल अणु है, इसमें सम्मिति तल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डन। मैंने आपको बीच में पढ़ा रखा है POS कैलकुलेट करना, POS COS। ठीक है, तो किरेल अणु क्या होता है? जिसमें कोई POS ना हो, जिसमें कोई COS ना हो, ये देखना आपको आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या आप सबकी? क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बढ़िया से अच्छे से इन सारी बातों को ध्यान से देखना है। अब तो सर प्रकाशिक सक्रियता के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, किरेल कार्बन होना या किरेल अणु होना?
देखो भाई, प्रकाशिक सक्रियता वो दिखाता है जो असम्मित अणु है, मतलब किरेल अणु। तो मतलब यहां पर प्रकाशिक सक्रियता दर्शाने के लिए अणु का किरेल होना आवश्यक है। अगर एक किरेल कार्बन है तो वो अणु वैसे ही असम्मित है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि प्रकाशिक सक्रियता दर्शाने के लिए अणु किरेल होना चाहिए, अर्थात असम्मित होना चाहिए। और जो असम्मित अणु होता है उसके अंदर एक खास पॉइंट होता है कि जब उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं ना, वो उस पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो तीन बातें। तो आपको अगर किरेल अणु मिल जाए तो प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। उसका क्या गुण होता है? वो अपना अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो उल्टा सोचो, अगर अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब वो किरेल अणु है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। ठीक है, तो अगर यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो उसका इमेज वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। ठीक है, तो अणु किरेल होना चाहिए या अणु असम्मित होना चाहिए, अणु अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहिए या होना चाहिए, अणु का अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या क्लियर है ये बातें? क्या क्लियर है ये बातें? अब इसके बाद फिर हमने काफी अच्छी तरीके से बेच में काफी सारी चीजें पढ़ी है। यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने बेच में पीओएस कैलकुलेशन, पीओएस कैसे देखा जाता है, सीओएस कैसे देखा जाता है, उन पर भी काफी अच्छे विस्तार से सारी बातें क्लियर करी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया है फिशर सूत्र, फिशर सूत्र पढ़ाया है मैंने आपको, फिशर सूत्र पढ़ाया है, वेज डैश सूत्र सिखाया है। ठीक है, सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र पढ़ाया है, प्रक्षेप सूत्र पढ़ाया है। ठीक है, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र पढ़ाया है, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र पढ़ाया है। ठीक है, वो आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, डन। और फिर उसके बाद फिर हमने आरएस विन्यास भी देखे, रेक्टस और सिनिस्टर विन्यास। ठीक है, निरपेक्ष आरएस विन्यास। जैसे हमने देखो ज्यामिति समावयवता जब पढ़ा तो वहां पर उनका नामकरण किया, सिस ट्रांस इजेड। अच्छा, इजेड यहां पर मिस हो गया है, इजेड नामकरण आपको देखना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कहां पर यहां पर। ठीक है, इजेड नामकरण, इजेड नेमिंग, इजेड नामकरण। तो इजेड नामकरण में आपको यह ध्यान रखना होता है कि जैसे कि मान लो इजेड नामकरण किसमें? जीआई में। हाँ जी, जीआई में इजेड नामकरण कैसे देखते हैं? तो देखो दोस्तों, इजेड नामकरण देखने के लिए कुछ बातें होती है। जैसे कि देखो सिस ट्रांस तो अपन कैसे करते हैं कि अगर समान समूह आ जाए, लेकिन मान लो इधर फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर आयोडीन लगा हुआ है। पहली बात, क्या एक डबल बॉन्ड है? हाँ, अणु समतलीय है। इधर जुड़े हुए दोनों समूह लगे, इधर जुड़े हुए दोनों समूह लगे, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। ओके, पक्की बात है। अब लेकिन इसका नाम मैं क्या रखूं? सिस बोलूं, ट्रांस बोलूं, क्या बोलूं? बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो समूह है वो उधर नहीं है, उधर जो समूह है वो इधर नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका हम नामकरण करते हैं सीआईपी नियम के आधार पर। सीआईपी नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? यहां पर इजेड नामकरण करेंगे, इजेड नामकरण करेंगे, इजेड नामकरण करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? डन है। सीआईपी रूल के अनुसार इजेड नामकरण करेंगे। अब इजेड नामकरण कैसे करते हैं भाई साहब? तो इजेड नामकरण के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। सबसे पहले देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको वरीयता देंगे, वरीयता नियम। इसको क्या बोलते हैं? वरीयता नियम भी कहते हैं, वरीयता नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। इधर देखो ध्यान से, इधर ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का। तो हम क्या करते हैं? कार्बन से जुड़े हुए समूहों की वरीयता देते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी वरीयता ज्यादा। अच्छा देखो ध्यान से,
ई कब लगाते हैं? जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में हो, और जेड कब लगाते हैं? जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में हो। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? इधर से, ठीक। तो यहां पे देखो ध्यान से, अधिक वरीयता वाले समान तरफ, तो यह आ गया जेड विन्यास। अगर यही ऐसा हो जाता, अधिक प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड, यहां पे आई लगा दिया, यहां सीएल लगा दिया, फ्लोरीन ब्रोमीन सेम, तो यहां पर अधिक वरीयता वाले अपोजिट हो गए, तो ये ई विन्यास वाला हो गया। ठीक है क्या मेरी बात? ओके। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो पहला परमाणु समान हो, ठीक है, देन चेक नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम देख लो, फर्स्ट एटम सेम हो तो नेक्स्ट एटम देख लो। अच्छा, अगर समस्थानिक है, समस्थानिक हो, समस्थानिक में क्या देखते हैं? एटॉमिक वेट। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसके आधार पर वरीयता देते हैं। तीन तो ये बेसिक रूल हो गए, तीन तो ये बेसिक रूल हो गए। वलय में देखो, वलय में अगर मान लो जो जुड़ी हुई है अगल बगल में वो रिंग से, तो दोनों तरफ से देखो किधर अंतर आ रहा है। दो इधर चले सेम सेम, इधर चले सेम सेम। अब नीचे वाले में देखो, इधर चले ऑक्सीजन पहले आ गया तो नीचे वाली वरीयता पहले दे दो। ठीक है, तो वलय में कैसे दी जाती है ये मैंने आपको बता रखा है। बहुबंध में क्या करना पड़ता है? बहुबंध में क्या करना पड़ता है? काल्पनिक एकल बंधों में कन्वर्ट करना पड़ता है। कि जैसे ही कहीं लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, अब सी डबल बॉन्ड ओ एच, जैसे कि ये, इसका मतलब ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सर ये कार्बन ना दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका ये मतलब समझना है, काल्पनिक एकल बंधों में कन्वर्ट करके फिर वरीयता डिसाइड करते हैं। डन है मेरी बात? ऐसे जैसे ही कहीं लिखा हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन क्या है? तीन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वरीयता देने में आसानी रहेगी। डन डन। तो ये होता है सीआईपी रूल, इसके आधार पे वरीयता दे देते हैं। फिर वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं आरएस विन्यास के बारे में। तो आरएस विन्यास वेजडेश वाले फॉर्मूले में भी देखते हैं, फिशर फॉर्मूले में भी देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वेजडेश फॉर्मूले में, वेज डैश सूत्र में, वेज डैश फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से, वेज डैश फॉर्मूले में हमें मालूम है कि जैसे कि एक कार्बन है, उसके चार बंध होते हैं, चार में से दो तो तल में होते हैं, एक तल के बाहर होता है और एक तल के पीछे होता है। ठीक है क्या? ओके। जैसे कि मान लो मैं एक कंपाउंड बनाता हूं और उसमें हाइड्रोजन को सबसे पीछे लग दिया, यहां फ्लोरीन लग दिया, यहां पे मेथिल लिख दिया, यहां पे OH लिख दिया। तो देखो ध्यान से, वेज डैश सूत्र हुआ, इसमें आरएस विन्यास निकालना है। सबसे पहले वही सीआईपी रूल के आधार पर ये भी फॉलो करता है, सीआईपी रूल, सीआईपी रूल फॉलो करता है। अब सीआईपी रूल क्या कहता है? सबसे पहले वरीयता दो, परमाणु क्रमांक जो भी है, यहां फ्लोरीन है सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला, फिर ऑक्सीजन है, फिर इधर कार्बन है और चौथा वाला हाइड्रोजन है। तो देखो वरीयता देंगे और चौथा वाला डैश लाइन पर लाना चाहिए, आना चाहिए। तो आ गया, आ गया। तो एक से चलो दो, दो से चलो तीन। देखो ध्यान से, फोर्थ डैश लाइन पर हो, डैश लाइन पर हो। अगर ये चीज कंफर्म हो चुकी है तो फिर आपका काम हो गया। एक से चलो दो, दो से चलो तीन। अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब आर विन्यास है। और अगर एक से चले दो, दो से चले तीन, अगर आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा है ऐसी वाली, तो हम बोलेंगे विन्यास ऐसा है। ये देखना है। ओके। और अगर बाई चांस मान लो आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है तो डबल इंटरचेंज कर लो। सम संख्या में इंटरचेंज करने पर विन्यास समान रहता है, सम संख्या में इंटरचेंज करने पर विन्यास समान रहता है। ये पॉइंट आपको मैंने बताया है। सम संख्या में इंटरचेंज करने पर विन्यास समान रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं? आरएस विन्यास का निर्धारण करते हैं। ये तो हो गया। और फिर ऐसे ही मैंने फिशर सूत्र में बताया, फिशर फॉर्मूले में, फिशर फॉर्मूले में। अब देखो दोस्तों,
फिशर सूत्र में क्या होता है कि यार ऊर्ध्वाधर रेखा भी होती है, क्षैतिज रेखा भी होती है। अगर चतुर्थ वरीय समूह ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, नीचे ऊपर कहीं पे भी आ जाए, अब मान लो मैंने यहाँ पे OH लगा रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा है, इधर CH3 लगा रखा है। अब वरीयता डिसाइड करेंगे, वही 1 2 3 और 4, चौथा वरीय ऊर्ध्वाधर रेखा पर आया, 1 2 3 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पे क्या आया था, ये क्लॉकवाइज 1 2 3, हाँ ये कैसा था, क्लॉकवाइज था, इसका विन्यास आ गया था फिर अपना R, है ना। अब इधर देखो, यहां पर देखो सेम वही, फोर्थ किस पर हो, ऊर्ध्वाधर पर हो, ऊर्ध्वाधर पर हो, तो वही 1 से चलेंगे 2, 2 से चलेंगे 3, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाती है तो R आ जाएगा, और अगर उल्टा आ जाता है 1 से चले 2, 2 से चले 3, अगर डायरेक्शन कैसी आती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका विन्यास S कर देंगे। तो यहां पे जरा देखो, चौथा वरीय किसमें, ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, ऊपर नीचे कहीं पे भी आ जाए तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली है तो ये S विन्यास आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ समूह क्षैतिज पर आ जाए, आडी लाइन क्षैतिज पर हो, तो 1 से चलेंगे 2, 2 से चलेंगे 3, अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो S, एंटी क्लॉकवाइज आए तो R। ठीक है, अगर इसी के अंदर हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ COOH लगा दिया, सबसे ज्यादा वरीयता ऑक्सीजन की, फिर इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, लेकिन आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये चतुर्थ वरीय आ गया क्षैतिज पर। अब 1 2 3, ये क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो R, इसका विन्यास हो गया R। तो ऐसे RS विन्यास डिसाइड करते हैं, ऐसे RS विन्यास डिसाइड करते हैं, ये हमने देख लिया, सीख लिया। क्लियर है मेरे भाई, डन। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, अब इसके अंदर मैं बताऊं तो यार यहाँ पे सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, चतुर्थ वरीय कहां पे आ गया, क्षैतिज पर आ गया। तो अब सबसे पहले 1, फिर इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, तो 1 2 3 1 2 3 क्या आ गया। अगर मैं इसको फिशर सूत्र मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको फिशर सूत्र मान लूं, ठीक है, ओके, अगर मान लो ये मेरा फिशर सूत्र है, तो फिशर सूत्र है तो ये आ जाएगा मेरे पास चौथा वाला क्षैतिज रेखा पर है तो S विन्यास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको वेज डैश में ऐसे कन्वर्ट करके बता रखा है, फिर अगर मेरे को चौथे वाले को देखो ध्यान से, यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये आ गया क्लॉकवाइज तो R आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें तो S दिख रहा है लेकिन इस वाले फॉर्मूले में मुझे R दिख जाएगा। डन। क्या इस तरीके से RS विन्यास डिसाइड कर सकते हैं, क्या इस तरीके से RS विन्यास डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी बोले तो एनेंशियोमर, हाँ जी, प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, वे त्रिबिंब समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, या वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अनध्यारोपित होते हैं। ठीक है, वे समावयवी जो एक दूसरे के अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। जो एक दूसरे के अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये COH, यहां पर COH, यहां पर OH लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, इसमें न तो POS है न COS है, तो ये प्रकाशिक सक्रिय है और अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, और उस पर अध्यारोपित भी नहीं होगा,
यहाँ OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, ऊपर COH, ये नीचे COH। तो ये यौगिक है और इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये भी देखो, इसमें केरेल कार्बन है, कोई POS नहीं है, POS नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये प्रकाशिक सक्रिय। तो मतलब अगर ये D या प्लस हुआ तो ये L और माइनस होगा, क्योंकि ये इसी का इमेज है। तो जैसा ये व्यवहार करेगा उसका उल्टा व्यवहार ये करेगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब अगली बात, यहाँ पे जो एनेंटियोमर होते हैं, एनेंटियोमर के अंदर कुछ खास बातें होती है। क्या कि एनेंटियोमर के भौतिक गुण समान होते हैं, इन्हें पृथक करना कठिन होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि इनके भौतिक गुण समान होते हैं, मतलब क्वथनांक वगैरह सेम होते हैं, लेकिन अपन एक तरीका है जिससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी। रासायनिक गुण समान हो सकते हैं और नहीं भी, डिपेंड करता है सामने वाली क्रिया कैसी। ठीक है, इनके रासायनिक गुण समान अथवा भिन्न हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये हो गए आपके एनेंटियोमर्स। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे यहां पर प्रतिबिंब समावयवी के बाद में, अब बात करेंगे हम यहां पर अगला टॉपिक जो कि होता है रेशमिक मिश्रण, या फिर मैं बात करूं रेशमिक मिश्रण, मेसो यौगिक, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका विवरिम समावयवी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो विवरिम समावयवी यानी कि डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? इसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि डाइस्टेरियोमर्स वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो। वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो। जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब न हो, उन्हें कहा जाता है विवरिम समावयवी। मतलब मतलब यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि उदाहरण, हाँ जी, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे कि यहां पर ये मैंने लिया टार्टरिक अम्ल जिसके अंदर दोनों OH सेम साइड लगा दिए, H सेम साइड लगा दिया। अब ये देखो ध्यान से, यह एक कंपाउंड मैंने बना दिया मेरे भाई, और एक कंपाउंड मैंने इसका ये बना दिया COH। अब क्या किया मैंने, सपोज कर एक का OH इधर लगा दिया, एक का OH इधर लगा दिया। तो अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, क्या यह दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है? नहीं है। उसके अंदर एक OH उस तरफ, एक OH इस तरफ, इसमें दोनों के दोनों सेम साइड पर। तो यह वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो, उन्हें विवरिम समावयवी कहा जाता है। तो यह युग्म क्या कहलाएगा? विवरिम समावयवी कहलाएगा। और विवरिम समावयवियों के गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण इनके अलग अलग होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, यह कुछ अलग तरीके से भी क्रिया देगा, वो कुछ अलग। अब जैसे कि भौतिक रासायनिक गुण, अगर मैं बात करूं, इनके गलनांक क्वथनांक अलग अलग आएंगे, इसका म्यू उसका म्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, द्विध्रुवा गुण डिफरेंट आएगा, इसका विशिष्ट घूर्णन उसका विशिष्ट घूर्णन अलग अलग आएगा। तो ये इनके भौतिक गुण हो गए। ठीक है, भौतिक गुण, फिजिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट हो गई। तो ये हो गया विवरिम समावयवी। अब इसके बाद अगला आता है आपके पास मेसो यौगिक। पहले हम मेसो यौगिक देख लेते हैं। मेसो यौगिक, मेसो कंपाउंड,
देखो ध्यान से, ये समावयवी नहीं है, ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड का नाम है, मीजो यौगिक। तो मीजो यौगिक के अंदर हमने क्या देखा, क्या होता है मीजो यौगिक? हाँ, तो मीजो यौगिक किसको कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसके अंदर किसी भी प्रकार की सममिति हो, पीओएस हो, सीओएस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका अन्य समावयवी ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशिक सक्रिय हो। मीजो यौगिक हम किसी भी उठते किसी भी कंपाउंड को नहीं बोलेंगे कि देखो यार इसमें सममिति है, ये देखो इस यौगिक को मीजो यौगिक बोल दे, ना, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप ऐसा बनता ही नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्लियर है? तो मीजो यौगिक होने के लिए कंडीशन ये होती है कि भाई पहली बात तो उस यौगिक में सममिति होनी चाहिए और उसका अन्य समावयवी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैंने COH ये लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया, यहां पे OH लगा दिया, यहां H, तो देखो ध्यान से इसमें सममिति आ गई। इसमें क्या है? POS है, ठीक है। लेकिन इसका अन्य समावयवी जैसा कि हम जानते हैं, यहां पर मैंने एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया। अब देखो ये दोनों समावयवी तो है कि नहीं है? ये वाला इसमें न तो POS है न COS है, कुछ भी नहीं, तो ये प्रकाशिक सक्रिय हो गया मेरे भाई, ये प्रकाशिक सक्रिय हो गया। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये प्रकाशिक सक्रिय हो गया। तो अब ये जो बचा हुआ है जिसमें सममिति है, यह मीजो यौगिक कहलाएगा, मीजो यौगिक कहलाएगा। तो मीजो यौगिक होने के लिए दो कंडीशन, पहली बात सममिति होनी चाहिए और दूसरी बात उसका अन्य समावयवी कोई भी एक ऐसा बनता हो जो ऑप्टिकली एक्टिव बने, तो फिर हम इस कंपाउंड को अपन मीजो कह सकते हैं। तो मीजो पर्टिकुलर एक कंपाउंड होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये मीजो कंपाउंड है। अब देखो हमने फिशर सूत्र में RS विन्यास पढ़ना देखा है, तो आइए यहां पे दो किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन ये, एक किरेल कार्बन ये। होता है क्या है, मीजो यौगिक प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं, मीजो यौगिक के सममिति ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन किस वजह से? आंतरिक प्रतिकार की वजह से। मतलब अणु का ही आधा भाग दूसरे आधे भाग के प्रभाव को समाप्त कर देता है। क्लियर है? ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अगर मैं इस कार्बन को ध्यान से देखो, इससे जुड़ा हुआ इधर ऑक्सीजन, इधर जुड़ा हुआ है कार्बन, इधर जुड़ा हुआ है कार्बन, लेकिन कार्बन से डायरेक्ट अटैच है दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से, इसकी वरीयता 1, फिर इसकी वरीयता 2, इधर वरीयता 3, इधर वरीयता 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चौथा वाला क्षैतिज पर इसका विन्यास हो गया R। डन। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसकी वरीयता 1, इसकी वरीयता 2, इसकी वरीयता 3, इसकी वरीयता 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज चौथा वाला क्षैतिज पर इसका विन्यास आ गया S। तो ऊपर वाले का R है, नीचे वाले का S है, जो समूह ऊपर जुड़े हुए हैं वही समूह नीचे जुड़े हुए हैं, सेम। तो R और S एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए यहां पर। तो मतलब यह वाला भाग अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ऐसी बात हो गई कि अगर एक कदम में आगे चलूं और वापस एक कदम पीछे आ जाऊं तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, क्या हम बोल सकते हैं कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं, मीजो कंपाउंड आंतरिक प्रतिकार, आंतरिक प्रतिकार के कारण प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं। ये पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिया। डन, ये हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो कि आता है आपके पास रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण। अब इसके अंदर क्या होता है भाई? हाँ जी, रेशमिक मिश्रण क्या होता है कि यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब, मतलब स्मॉल डी और स्मॉल एल का सममोलर मिश्रण, डी और एल का सममोलर मिश्रण या यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब का सममोलर मिश्रण। मतलब मैं एक मिश्रण ऐसा बनाऊं जिसमें यौगिक भी हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब भी हो, ठीक है। तो वह मिश्रण क्या कहलाता है? मेरा रेशमिक मिश्रण कहलाता है। तो यौगिक एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ज्यादा बेटर वही है, उसके अनअध्यारोप्य, तभी तो पता चलेगा कि वो प्रकाशिक सक्रिय है।
अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब का सममोलर मिश्रण, सममोलर मिश्रण प्रकाशिक सममोलर मिश्रण रैसमिक मिश्रण कहलाता है। रैसमिक मिश्रण कहलाता है, ये बात है। ठीक है, ओके। यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब का सममोलर मिश्रण। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया, तो ये कार्बन किरेल हो गया। तो यह यौगिक क्या करेगा, अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। इधर OH आ गया, इधर H आ गया, ऊपर वाला ऊपर रहा, नीचे वाला नीचे रहा। तो यह यौगिक है और इसका दर्पण प्रतिबिंब है। एक किरेल कार्बन वाला यौगिक क्या होता है, हमेशा किरेल होता है। किरेल अणु है, असम्मित अणु है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये D होगा या प्लस होगा तो ये L होगा या फिर माइनस होगा। तो इन दोनों का सममोलर मिश्रण क्या कहलाएगा, रैसमिक मिश्रण कहलाएगा। रैसमिक मिश्रण कहलाएगा, हाँ या ना, यस, रैसमिक मिश्रण कहलाएगा। अब देखो दोस्तों, बात ऐसी है घर जैसी है। यहां पर अगर आप इसका विन्यास निकालोगे, अगर मैं इसका विन्यास निकालूं तो इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज चौथा वाला क्षैतिज पर इधर विन्यास आ जाएगा S। ठीक है, ओके। और इधर अगर मैं विन्यास निकालूं 1 2 3 4 चौथा वाला क्षैतिज पर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज इधर विन्यास आ गया R। तो देखो समूह जो इसमें लग रहे हैं वही समूह इसमें लग रहे हैं, हाँ या ना। बस हमने OH और H को बदला है, तो सिंगल इंटरचेंज करने पर विन्यास बदल जाता है, क्योंकि वो ऊपर ये नीचे वैसे ही उसमें। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि सिंगल इंटरचेंज करने पर विन्यास बदल जाता है। अगर एक बार फिर इंटरचेंज कर देते तो वापस सेम आ जाता। ठीक है, तो ये यौगिक है और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, हाँ है ना। अब कांच के सामने मैं ऐसा खड़ा हूं तो सिर तो मेरा ऊपर ही रहेगा, पेट तो मेरे नीचे ही रहेंगे, लेकिन ये वाला हाथ कांच के पास दिखाई देगा, ये वाला हाथ दूर दिखाई देगा, क्योंकि ये इधर भी दूरी है। ठीक, डन। तो यहां पर देखो ये यौगिक है और ये उसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो उनका सममोलर मिश्रण रैसमिक मिश्रण कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है? अगली बात, क्या रैसमिक मिश्रण प्रकाशिक निष्क्रिय होता है? हाँ, क्योंकि यह पूरा यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और ये पूरा वाम ध्रुवण घूर्णक है, और दोनों अगर एक ही विलयन में हो तो एक इधर घुमाना चाहेगा, दूसरा इधर घुमाना चाहेगा, नेट रोटेशन 0। ठीक है, तो रैसमिक मिश्रण बाह्य प्रतिकार, मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक के प्रभाव को समाप्त कर रहा है। बाह्य प्रतिकार के कारण प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये पूरा यौगिक अगर इस तरफ घुमा रहा होगा, ये इस तरफ घुमा रहा होगा। डन, ये बात भी क्लियर हो गई। तो देखो दोस्तों, हमने क्या क्या चीजें देख ली। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होता है, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं। प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाए, वे प्रकाशिक सक्रिय, वे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एनेंशोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर बोले तो विवरिम समावयवी क्या होते हैं, मीजो यौगिक कैसे पहचानते हैं, रैसमिक मिश्रण क्या होता है, RS विन्यास कैसे निकालते हैं, ये देख लिया। अब हम बात करें यहां पर, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कैपिटल D कैपिटल L विन्यास, DL विन्यास। हाँ जी, तो मैंने आपको DL विन्यास के बारे में क्या बताया है कि DL विन्यास की जनरली हमें नीड पड़ती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स में, इनमें इसकी नीड पड़ती है। हाँ, अब जरा देखो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर मैं DL विन्यास डिसाइड करूं तो DL विन्यास डिसाइड करने का
बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंपाउंड कौन सा होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड, 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 उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड बेसिकली हमारा ये कंपाउंड होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होता है? ऊपर ही होता है CHO, नीचे होता है CH2OH, इस तरफ होता है OH, इस तरफ होता है H। यह यौगिक किरेल कार्बन रखता है। एक किरेल कार्बन वाला तो सदैव किरेल अणु रहेगा, तो यह अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। किरेल अणु का मतलब प्रकाशिक सक्रिय, तो इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, यहां CH ऊपर, ये CH2OH नीचे। ठीक है क्या मेरी बात? ओके। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह भी ग्लिसरैल्डिहाइड है, यह भी ग्लिसरैल्डिहाइड है। ठीक है, अगर किरेल कार्बन का OH दाईं तरफ हो तो इसको बोलते हैं कैपिटल D, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। हाँ, अच्छा, अब ग्लिसरैल्डिहाइड प्लस वाला माइनस वाला कैसा भी हो सकता है। देखो, मुझे नहीं मालूम इस यौगिक का समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति कैसा व्यवहार है, वो तो प्रैक्टिकल से पता चलता है, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल ये तो मैं देख के बता सकता हूं ना कि यार OH दाईं तरफ है तो कैपिटल डी लग गया, OH बाईं तरफ है तो कैपिटल एल लग गया। ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, हाँ या ना? अब ये पता चल गया। अब दूसरी जानकारी, यहां पर देखो एक काम की बात कि ग्लिसरैल्डिहाइड तो हमने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल एल वाला है, कैपिटल डी वाला है। अब अगर यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हुआ, क्या वो वाम ध्रुवण घूर्णक रहेगा? क्योंकि है तो मिरर इमेज ही ना भाई। इसमें OH दाईं तरफ है, अच्छी बात है, उसमें OH बाईं तरफ है, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी तो है। अगर ये D प्लस वाला है तो ये क्या L माइनस वाला रहेगा। ठीक है, वो डैश लगा रखा है, D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड, L माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या मेरी बात क्लियर है? ये D माइनस भी हो सकता है, वो L प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ओके, वो तो प्रयोग से पता चलेगा। डन। क्या ये ऐसे अपन ने देख लिया? अब ऐसे ही अगर मुझे ग्लूकोज में पता लगाना हो कि यार उसका विन्यास D रहेगा या L रहेगा, कैसे डिसाइड करें? क्योंकि वहां तो बहुत सारे किरेल कार्बन होते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में अंतिम किरेल कार्बन का H और OH देखें। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज में 4 किरेल कार्बन होते हैं, CH2OH, OH H, OH H, H OH, फिर आ जाता है ऊपर OH H और सबसे ऊपर CHO। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 किरेल कार्बन है। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो अंतिम किरेल कार्बन है उसमें H और OH देख लो। अगर OH दाईं तरफ है तो ये D ग्लूकोज है। ठीक है, D ग्लूकोज। और अगर इसी का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बना देंगे तो वो बाईं तरफ आ जाएगा। यहां पर CH2OH हो गया, यहां पर OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, OH H, H OH, यहां पे क्या आ जाएगा? OH H, सबसे ऊपर CHO। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये ऑटोमेटिकली इस तरफ आ गया। डन है क्या? तो ये अंतिम किरेल कार्बन को पकड़ लो, इसमें OH की पोजीशन देख लो, दाईं तरफ है D ग्लूकोज हो गया, ये L ग्लूकोज हो जाएगा। ऐसे देखा जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड में अगर हम बात करें, इन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में प्यारे बच्चों, एमिनो एसिड में प्यारे बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर होता है NH2। ठीक है, कि यदि किरेल कार्बन वाले फॉर्मूले में यदि NH2 दाईं ओर हो तो उसको बोलेंगे D। ठीक है, और अगर NH2 समूह बाईं ओर हो तो उसको बोलेंगे L। ठीक है, तो ये होता है आपके RCHNH2CH3। ठीक है, अच्छा, एमिनो एसिड यहां तो COOH आएगा ना। ठीक है, COH ये आ गया। ये COH के जस्ट बगल वाला कार्बन एल्फा, तो इसको कहा जाता है एल्फा एमिनो एसिड, एल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, एल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरत होती है इनकी। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसके अंदर देखो COH ऊपर कर दो, यहां R लगा दो, इधर NH2 कर दो,
इधर H कर दो, तो NH2 किस तरफ है, दाईं तरफ है, ये डी अल्फा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। और इसका इमेज बनाओगे तो L वाला बन जाएगा, ये L अल्फा अमीनो एसिड हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप बढ़िया से अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और हमने किया भी। तो यहां पर हमने कैपिटल डी कैपिटल एल ये चीज भी समझ ली। और एक इसी के साथ होता है एरिथ्रो और थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो किसको बोलेंगे, एरिथ्रो एंड थ्रियोस, हाँ जी, एरिथ्रो एंड थ्रियोस कंपाउंड। हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया, एरिथ्रो एवं थ्रियो। हाँ, तो देखो ये काम करता है दो किरेल कार्बन वाले में, दो किरेल कार्बन वाले यौगिक में। दो किरेल कार्बन वाले यौगिक में। अब दो किरेल कार्बन वाला यौगिक कैसा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने ऊपर कुछ लगा दिया, यहां नीचे कुछ लगा दिया। अगर समान समूह जो अगल बगल इसमें क्षैतिज रेखाओं पे आएंगे वो ऊर्ध्वाधर रेखा के एक तरफ हो, अगर समान समूह ऊर्ध्वाधर रेखा के एक तरफ हो तो एरिथ्रो बोलते हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड हो तो थ्रियो बोलते हैं। जैसे कि इस पे भी H, इस पे भी H लगा दिया, भले यहां Cl लगा रखा है, यहां Br लगा रखा है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा मेरा, एरिथ्रो। हाँ या ना। और सपोज करो, मान लो मैंने कुछ दूसरा कंपाउंड ले लिया, यहां पे OH लगा दिया, यहां पे OH लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां पे Cl लगा दिया, तो अब देखो समान समूह अपोजिट आ गए तो ये कहलाएगा थ्रियो। बस इतनी सी कहानी है, दो किरेल कार्बन वाले कंपाउंड के लिए देखा जाता है। डन, ये देख लिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम बात करते हैं यहां पर कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेशंस करी जाती है, कैलकुलेशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ जी, देखो दोस्तों बात ऐसी है, घर जैसी है। प्रकाशिक समावयवी, प्रकाशिक समावयवी अगर आपको निकालना है तो प्रकाशिक समावयवी की डेफिनेशन क्या होती है? सर, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। भिन्न व्यवहार दर्शाने का मतलब एक या तो इस तरफ घुमा दे या एक इस तरफ घुमा दे, दूसरा एक कोई चेंज न करे, दूसरा इधर या उधर कहीं तो चेंज कर दे। तो मतलब एक तो प्रकाशिक सक्रिय है, लेकिन एक कैसा है ना, जो चेंज ना कर रहा है, प्रकाशिक निष्क्रिय भी है, तो वो वाला मीजो कंपाउंड होता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, प्रकाशिक समावयवी टोटल निकालने हैं तो यहां पर इसका फॉर्मूला ये होता है कि यहां पर प्रकाशिक सक्रिय कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, इसलिए ए आ गया, और दूसरा होता है मीजो यौगिक, मीजो यौगिक। तो इन दोनों को जोड़ करके फिर अपन टोटल कंपाउंड निकालते हैं एम, ए प्लस एम कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहां पर देखो दोस्तों, केस नंबर 1, हाँ जी, जब अणु असममित हो, जब अणु असममित हो। अब देखो, जब सममिति है ही नहीं तो मीजो यौगिक तो बनेंगे ही नहीं, केवल प्रकाशिक सक्रिय बनेंगे, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अगर आपको पता लगाने तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, और एवं मीजो यौगिक, मीजो यौगिक तो ये m का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मीजो तो तब होता है ना जब सममिति होती है। तो प्रकाशिक समावयवी अगर आपको निकालने हैं, प्रकाशिक समावयवी यानी कि OI, ठीक है, अब मैं OI ही लिखूंगा इसको, ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने, A प्लस एम, ए का तो मान है 2 की पावर n-1, एम का तो कोई मान है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जहां n क्या है, किरेल कार्बन है,
जहां n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। डन, डन, क्लियर है। अगर कंपाउंड सममित है तो आप ऐसे डिसाइड करेंगे, असममित है तो ठीक है, तो इसमें तो कोई गिरेल कार्बन है ही नहीं, डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हो। हाँ, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये एक मेरे पास कंपाउंड है, यहां पर मैंने एक OH लगा दिया, क्या ये किरेल है, क्योंकि एक H लगा हुआ, इधर मेथिल, इधर कुछ और लगा हुआ है। और यहां पे सपोज करो मैंने एक Cl लगा दिया, इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन, इधर OH वाला है, उधर है ही नहीं, ये वाला भी किरेल कार्बन बन गया। तो यहां पर पहली बात में देखने में पता चल रहा है ये असममित कंपाउंड है, असममित कंपाउंड है, असममित है, असममित है। तो यहां पर n का मान 2 हो गया, तो OI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, ये हो गया। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, हाँ जी, इसमें तो बहुत सारी बातें, जब अणु सममित हो, अच्छा अणु कैसा हो, सममित हो, लेकिन इसके अंदर पहला केस n सम हो, मतलब किरेल कार्बन सम संख्या में हो। तो दोस्तों A ज्ञात करने का, स्मॉल a प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। और मीजो यौगिक कैलकुलेट अब होंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n/2 -1। ये वही फॉर्मूला है जो GI में निकला था, जब सममित और n का मान सम हो तो OI निकल करके आ जाएंगे हमारे पास 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। p-1 होता था ना, p की जगह क्या रखते थे अपन, n/2 तो रखते थे जब सम होता था। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, ओके क्लियर। हाँ, और यहां पर देखो दूसरा केस, जब n क्या हो, n विषम हो, n विषम हो, विषम हो तो यहां पर a कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, पूरा का पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके, n-1/2, m का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1/2। तो OI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस m, a का मान रखोगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, ये तो a का मान आ गया, प्लस का 2 की पावर n-1/2, ये m का मान आ गया, ये कैंसिल, तो OI कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n-1, जब n विषम हो और सममित यौगिक हो। डन, तो ये खत्म हो गया। तो अगर यहां पर हम बात करें उदाहरण, अगर हम बात करें उदाहरण, तो जैसे कि देखो दोस्तों CH3 CHOH CHOH CHOH, ये हमने कंपाउंड ले लिया, इधर CH3, ये वाला किरेल कार्बन है, ये किरेल कार्बन है। क्लास में मैंने आपको बताया है किरेल कार्बन है तो इसका RS विन्यास हो सकता है, इसका भी RS विन्यास हो सकता है। अगर अब देखो बीच वाला, आपको लग रहा होगा सर जैसा इधर है वैसा इधर है, बीच वाला किरेल नहीं होना चाहिए, लेकिन बीच वाला किरेल हो सकता है, कब, जब इधर विन्यास R हो, इधर विन्यास S हो, अलग अलग विन्यास हो जाए। अगर इधर भी R इधर भी R तो नहीं हो पाएगा, इधर भी S इधर भी S तो नहीं होगा, लेकिन कुछ केस बन सकते हैं, इधर R हो जाए इधर S हो जाए, या इधर S हो जाए इधर R हो जाए, हो गया ना बीच वाला किरेल। तो ये भी किरेल होता है, छद्म किरेल कार्बन। N का मान 3 है, विषम है, और अणु कैसा है, सममित है, सममित है। तो अगर मुझे यहां पर क्या करना है, OI कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, डायरेक्ट 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2-1, 3-1, 3-1 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4। ये आंसर आ गया। हाँ जी, और यही कंपाउंड बस केवल 2 ही कार्बन वाला होता, मतलब 2 ही किरेल कार्बन वाला, सममित है, ये भी किरेल है मेरे भाई, ये भी किरेल है, n का मान 2 आ गया, ठीक है, सममित है। तो मैं OI कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। अब देखो n की जगह 2 रखोगे, 2 में से 1 जाएगा, 2 की घात 1,
ठीक है, n की जगह 2 रखोगे, 2/2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 2 2 प्लस 1 3, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या आपने OI चेक करना देख लिया, किस तरीके से अपन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं, इजीली हमें पता चल गया। तो ये वाला पोर्शन भी खत्म और इसी के साथ आपका ये मेजर पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, डन। तो यही आपको मुझे मेन इसमें बताना था। बाकी इसमें विशिष्ट गुणन कोण है, जो भी मैंने आपको बेच में पढ़ा रखा है, ठीक है, रिजोल्यूशन आपको पढ़ा रखा है, तो उनको बढ़िया से अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपकी कवर हो चुकी है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, बैकलॉग का जो लेक्चर है इसका पर्पज है कि आपको जो चीजें बेच में पढ़ाई गई है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर का बढ़िया से समरी आपको दिखाना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके एक एक टॉपिक की डेप्थ नॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। हर एक लेक्चर में बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बता रखी है, तो वहां से आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जय हिंद।